हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। हमने क्या बताया था? व्हाट इज चार्ज, कितने तरह के चार्ज होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था उसको अगर एक बार आप देख लेंगे तो उससे चार्ज से रिलेटेड जितने भी जेईई मेंस और नीट के प्रॉब्लम वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए उसको आप एक बार जरूर देखें और तब इस वीडियो पे प्रोसीड करें। आज हम क्या करने जा रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कूलम्ब्स लॉ। ये क्या करता है? There are two charges Q1 and Q2. They are separated by small r distance apart. क्या है? There are two charges. Force, electric force acting between them. या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the two charges इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? Epsilon naught is said to be permittivity of free space। क्या है? free space। ठीक है, इसको F नॉट से रिप्रेजेंट किए क्योंकि बोथ द चार्जेज आर प्लेस इन एयर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। परमिटिविटी ये बात बताता है कि कोई भी बॉडी है वो कैसे एयर में इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है। तो फ्री एयर में क्या, फ्री स्पेस में क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम इसी को किसी मीडियम में रखते हैं, क्या करें? किसी मीडियम में रख दें, तो इन मीडियम epsilon will be replaced by epsilon naught will be replaced by epsilon। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका अगर आपने किसी मीडियम में, जैसे आपने उसको किसी लिक्विड में रख दिया, किसी ऑयल में रख दिया, किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में रख दिया, तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा। आपका नया फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा F इन मीडियम को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था? एयर में एप्सिलॉन नॉट था, तो मीडियम में क्या? एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज कैन बी रिटन एज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। वहां क्या K क्या है? K को बोलते हैं, K इज सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इसको जब कैप्चर पढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको, इस बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा? एप्सिलॉन। सो फोर्स इन मीडियम को आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन, आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आपने लिखा K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है,
इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 1/K। और ये बताइए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज व्हाट? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर। अब फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला आपको बदल गया। अब नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपने लिखा F इन मीडियम इज इक्वल्स टू F इन एयर डिवाइडेड बाई K। मतलब अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को आप एयर में रखे हैं, ठीक, उसका फोर्स F0 लगेगा, F इन एयर लगेगा। लेकिन अगर उसी को आप वाटर में डाल दिए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, तो फोर्स क्या होगा? 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जबकि आपने एक चीज और पढ़ा है, याद करिए, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है Fg इक्वल्स टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G को क्या बोलते हैं हम? इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बताता है whether the two masses are placed in air or any other medium, the value of G remains unchanged। लेकिन अगर दो चार्ज की बात करते हैं, अगर आप मीडियम बदल देंगे तो फोर्स क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो यू कैन ऑल्सो कोरिलेट बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स है, तो फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। यू कैन ऑल्सो राइट इन वेक्टोरियली। कैसे लिख सकते हैं? आपने लिखा F, एक तरीका F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब R वेक्टर। एक तरीका ये है। किसी ने कहा सर हम 1 2 के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब मॉड ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? R1 माइनस। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। इन द सेम वे यू कैन आल्सो राइट F21। सो फोर्स क्या है? फोर्स आप जानते हैं इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वेक्टोरियली। और एक चीज देखिए, जैसे आपने लिखा, आपने क्या लिखा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब आपने लिखा इसमें A, इफ Q1 and Q2 are of same nature, means product of Q1 Q2 will be greater than 1, that is positive। अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो फोर्स क्या होगा? इट इज रिपल्सिव इन नेचर। कैसा होगा? मीन्स बोथ द चार्जेस हैज सेम नेचर। लेकिन उसी तरह आपने लिखा बी में, आप देखिए हमने क्या कहा बी में, इफ Q1 Q2 is less than 1. What does it mean? Means both the charges of what? Both the charges are of opposite nature। क्या है? दोनों चार्ज क्या है? Both are opposite in nature। होगा कि नहीं होगा? अपोजिट नेचर क्या होगा? क्या है? लेस देन 1 एक ही कंडीशन होगी, व्हेन 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाइड विल बी प्लस, सो इट विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब अगर चार्ज का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और चार्ज का प्रोडक्ट अगर रिपल्सिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा। मतलब अगर दोनों का नेचर सेम है तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट है तो रिपल्सिव होगा। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा इक्विलिब्रियम।
क्या आपने कहा? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे काफी नीट जेईई में, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो हमें इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए तो आप अगर मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या जानते हैं? ये मान लीजिए एक बॉल है, इसको ए पे रखा गया, दूसरी बॉल को बी पे रखा गया और तीसरी बॉल को सी पे रखा गया। मैकेनिक्स से देखिएगा, अब सिस्टम इज सेड टू बी अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर उस बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे ये बी को देखिए, हम बी को इधर ले जाकर छोड़ दें, इट विल कम बैक अगेन। बी को लेफ्ट में ले जाए, इट विल कम बैक अगेन टू द मीन पोजीशन। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पे देखिए, आप अपने अंगुली के टिप पे कोई भी चीज रख सकते हैं, इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही आप इसको अपने मीन या ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, आइदर इट विल फॉल इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो वो इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन वो स्टेबल नहीं था। इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो था, जब आपने उसको टच किया, जब आपने उसको अपने मीन पोजीशन से जैसे डिस्प्लेस किया, वो रिटर्न होकर वापस नहीं आया। लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड? दिस इज द प्लेन सरफेस, वेदर यू आर पुटिंग दिस बॉल हियर और हियर और हियर, wherever you are going to put it, it will occupy that place permanently। और इस तरह के इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ये भी इक्विलिब्रियम हुआ ना, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा हुआ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तो मैकेनिक्स की बात हुई, आपने पढ़ा होगा 11th में। अब हम अगर चार्ज की बात करेंगे, एक सिंपल तरीका, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2। अगर हम कोई भी चार्ज, वेदर इट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में रखते हैं, कहीं भी रख देते हैं, मान लो प्लस Q को हमने रखा, व्हाट विल हैपन? पहला वाला इस पे एक रिपल्सिव फोर्स F1 इधर लगाएगा, दूसरा वाला इस पे एक रिपल्सिव फोर्स F2 इधर लगाएगा, और अगर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को चाहे इधर लगा दें तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस पॉजिटिव चार्ज यहां हटा के यहां रख दिया। अब क्या होगा? ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, F1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली Q2 इससे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। Both the forces are in same direction, so they will be added and net force will never be 0। तो ये कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ने कहा अच्छा आपने एक पॉजिटिव लिया, दोनों पॉजिटिव ले लिया है, बीच में एक निगेटिव रख दें, चलिए रख दीजिए माइनस Q। अब क्या होगा? पहला चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F1, ये सेकेंड इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, एंड इफ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर वही कंडीशन है, इसको इधर ले जाए तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं होगा। मतलब दो लाइक चार्जेस के बीच में कोई भी चार्ज रख दिया जाए, चार्जेस मस्ट बी लाइक, मींस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन इट कैन बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, चाहे दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव रखें, चाहे दो नेगेटिव बीच में एक पॉजिटिव रखें या दो नेगेटिव बीच में एक नेगेटिव रखें, इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन एक कंडीशन और होती है, किसी ने कहा कि सर एक को हमने पॉजिटिव लिया Q1 को और Q2 हमने नेगेटिव ले लिया, अब बताइए इक्विलिब्रियम कहां होगा? सिंपल सी केस है। बच्चे हमने कहा, तो आपने कहा सर हम यहां रखते हैं प्लस Q, क्या होगा? ठीक, हम यहां रख देते हैं, यू कैन पुट एनीवेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू। अब बताइए
ये क्या करेगा, दिस पॉजिटिव विल रिपेल, लेकिन ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो सम ऑफ द फोर्सेस विल नेवर बी जीरो, क्यों, दोनों का डायरेक्शन सेम है, नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब दो अनलाइक चार्जेस के बीच में कोई भी चार्ज रखिएगा वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम दो अनलाइक चार्ज ले लें, Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, और इसको कहीं एक साइड में रख दें प्लस Q को, अब अगर आप देखें, ये बताइए दिस चार्ज विल अट्रैक्ट, ये तो पॉजिटिव है, F2 इधर लगा, लेकिन सॉरी ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। लेकिन आप ये कहेंगे सर यहां तो हो सकता है बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों इक्वल भी होना चाहिए। ये बताओ अगर इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा हुई Q2 की तो इसका और डिस्टेंस कम है, इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा। इस चार्ज की वैल्यू कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, इसके फोर्स की वैल्यू कम लगेगी और Q2 की फोर्स वैल्यू ज्यादा लगेगी। तो होगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो ये Q इधर माइनस Q2 की तरफ चला आएगा ना, कोई इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रहेगा। इसका मतलब हमको करना क्या होगा, अगर इस तरह के केसेस अराइज होते हैं, सिंपल तरीका है, जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज या जो भी चार्ज आप रख रहे हैं इक्विलिब्रियम में, उसको उस चार्ज की साइड रखिए जिधर का चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। अगर Q2 कम होगा, इसका डिस्टेंस भी तो कम है, लेकिन Q1 अगर ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, तो इस केस में इक्विलिब्रियम हो सकता है। दोनों फोर्सेस अपोजिट तो है, इक्वल हो सकते हैं। मतलब जो हमारा चार्ज है जिसको हमको इक्विलिब्रियम में बनाना है वो किधर होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू, और होना कहां चाहिए, नियर द चार्ज विच है स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा उसी के साइड होगा तो ही इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया। अब आइए थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये सब तो जानते हैं, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये क्या है, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। कौन सा चार्ज, इट इज द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लस Q चार्ज ये लिखा, सोर्स चार्ज रख दिया, और उसके नजदीक में R डिस्टेंस में क्या लिख दिया, टेस्ट चार्ज। डिस्टेंस R है, तो किसी ने कहा सर फोर्स क्या होगा, F कैन बी रिटन एज, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, Q नॉट बाई R स्क्वायर। आपने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इट इज द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर इन टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज F/Q नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां हमने लिखा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब बहुत बड़ा है, मतलब ये है कि आप ये कहेंगे सर आपने इसको सोर्स चार्ज कैसे कहा दिया, हम इसको टेस्ट चार्ज भी कर सकते थे। हमने कहा सोर्स चार्ज वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और लेकिन सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होगा कि टेस्ट चार्ज का, कि सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके कारण वो वेरी न करने पाए। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टोरियल एडिशन होगा तो जो मैग्नीट्यूड न इसका होगा न इसका होगा, इन दोनों का वेक्टोरियल रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर आप दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपेरेबल रहा तब तो आप कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, सोर्स चार्ज को हम ज्यादा लेते हैं, बहुत बड़ा लेते हैं, इन कंपेरिजन टू दिस टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। इसका क्यों नेग्लिजिबल स्मॉल लेते हैं, ताकि ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज न करने पाए। और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो E हो गया
1/4 k क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या हमने निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये क्या निकला हमारा, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप इसका सिंपल चीज है, SI यूनिट तो आप जानते हैं, जल्दी बताइए। SI यूनिट इज क्या था, इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ये बताइए, और इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, डायमेंशन इज आल्सो वेरी इजी, डायमेंशन इज व्हाट न्यूटन लिखे तो क्या होगा, फोर्स है उसका डायमेंशन क्या है, mLT⁻², और चार्ज का होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये बताइए, ये हो गया mLT⁻³ A का पावर -1। इससे आपने क्या निकाला, इससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको, इसका आपको क्या मालूम है, इसका आपको यूनिट मालूम है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी जरा देख लीजिए। जैसे आप सिंपल चीज तो सभी लोग जानते हैं, तो आप जानते हैं, एक पॉजिटिव, ये हमारा जंक्शन, नोबडी हैज सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस रियल होती हैं क्योंकि वहां चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इमेजिनरी है, इसको हमारा इमेजिनेशन, इसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारा इमेजिनेशन क्या, हम क्या समझते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस विल गो अवे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस विल गो टुवर्ड्स, ये हमारा कन्वेंशन है, नोबडी हैज सीन इट। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ये है, जे में इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर प्रॉब्लम आ चुका है, क्या हमने कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये देख रहे हैं, and this is the convention. What I have told you, nobody has seen the electric lines. Electric lines is hypothetical, imaginary, but electric field is real, because when a charge is placed close to the charge, the source charge, then it will experience a force which can be felt. ठीक, अब आइए, अब मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, तो हमने क्या कहा, पहले हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप याद करिएगा, दिस फॉर्मूला विल बी यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। और अगर एक वायर है तो वायर का क्या होगा, वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं से लैम्डा से, तो क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ, क्या हो गया, चार्ज बाय लेंथ। सो यू कैन राइट Q इक्वल्स टू लैम्डा। इसका हम लोग आगे यूज भी करते रहेंगे। पहला है, मान लीजिए हमारे पास वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ का है, क्या है, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक, ये हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है, और किसी ने कहा कि हमको आप r डिस्टेंस पे, यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो वायर क्या है, वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, हमने क्या कहा यहाँ,
लैम्डा क्या होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक, अब आप देखिए हम एक छोटा सा एरिया ले लें, अगर हम इसको लें, यहाँ छोटा सा एलिमेंट लिए और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, सेम डिस्टेंस आर है तो मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, या इसको एक्स मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ये भी कैपिटल आर डिस्टेंस पे। ये बताओ अगर हम यहाँ एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग भी तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा ई। और अगर ये एंगल हमने θ1 लिया, इसको E1 लिया, इसको E2 लिया, इसको अगर θ1 लिया, इसको हमने क्या ले लिया, θ2। अब जरा इसका कंपोनेंट निकालिए, तो अगर आप कंपोनेंट निकालेंगे, इधर E पैरेलल होगा और इधर क्या होगा, E परपेंडिकुलर। ठीक है, तो E पैरेलल E परपेंडिकुलर की क्या फॉर्मूला है, हम आप लोग शायद पढ़े होंगे, आपने पढ़ा है E पैरेलल के क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और x बोलिएगा के एक्स डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना r, और ये क्या हो गया फॉर्मूला, साइन θ1 प्लस साइन प्लस साइन। ठीक है, सिमिलरली आपने ई परपेंडिकुलर देखा, ई परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल आपने देखा क्या होगा, सब फॉर्मूला तो सेम है, ये क्या होगा के एक्स बाई आर। यहां देखिए दोनों कॉमन क्या है, वहां भी के एक्स बाई आर है, यहाँ की भी के एक्स बाई आर है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हो जाएगा आपका कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये क्या है, ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन इसी में दो और, एक फाइनाइट लेंथ का लेने, हाफ पार्ट फाइनाइट लेने, हाफ पार्ट इनफाइनाइट लेने, और दोनों इनफाइनाइट लेने तो क्या केस बनेगा वो भी जरा देख लीजिए। हमने क्या कहा, एक पार्ट फाइनाइट और एक पार्ट उसका इनफाइनाइट। इसमें क्या होगा, जैसे ये वायर है, सेम हमने क्या कहा, फॉर सेमी इनफाइनाइट, क्या है, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक, जब भी इनफाइनाइट शो करते हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई किससे, डॉटेड लाइन। किससे होता है, डॉटेड लाइन। तो ये बताइए, अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये तो आपका θ2 हो गया, जब आप जैसे ये आपके पास ये चीज है, मान लीजिए आपने P पॉइंट पे ये θ1 बनाया, आप इसका लेंथ बढ़ाते जाइए, एंगल बढ़ता जाएगा, और लेंथ बढ़ाइए, एंगल बढ़ता, लेकिन जब इन्फिनिटी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, θ1 विल बी, यहां क्या हो गया, जो थीटा था क्या होगा 90 डिग्री, सीधे वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे यहाँ जो तो θ2 है, तो θ1 हमने क्या ले, हमको क्या मिल गया 90 डिग्री। ठीक, और θ2 क्या रहेगा, θ2 को θ2 ही रहने दीजिए, तब नया फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, अब इसे आपका नया फॉर्मूला भी बनेगा ना, इससे नया फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू है ना, तो आपने क्या किया, ई परपेंडिकुलर के एक्स बाई आर। ठीक, ये हो गया साइन θ1, ये तो 90 हो गया, ये क्या हो गया साइन θ2 ही रह गया, इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, ये आपका आ गया। ठीक है, इन द सेम वे आप वैल्यू पैरेलल और परपेंडिकुलर का पुट कर दिए। इसी तरह अगर इनफाइनाइट का है, इसका है फॉर इनफाइनाइट, अब तक हमने फाइनाइट लिया था, अब हम क्या लेने जा रहे हैं, वायर ऑफ इनफाइनाइट सी। वायर ऑफ इनफाइनाइट, याद देख के बताइए, आपने क्या लिया,
ये है कि आपने वहां भी एक्स लिया था, इसको हम एक्स ले लेते हैं, लेकिन अब इंफिनिटी चला गया नहीं, ये जब इंफिनिटी चला गया तो θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज आल्सो 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया ना। जब दोनों एंगल 90 डिग्री हो तो आपका नया फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। अब आप अगर ई परपेंडिकुलर देखेंगे तो ई परपेंडिकुलर का आपने फॉर्मूला पर क्या लिखा था कि एक्स बाई आर, आपने लिखा था नहीं लिखा था कि एक्स बाई आर, और यहां क्या होगा जल्दी बोलिए, था वो साइन θ1 प्लस साइन θ2 था कि नहीं था। तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये क्या हो गया, साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ई लैम्डा आपका हो गया 2kx बाई आर, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसी में आपने वो भी किया था, जरा पैरेलल वाला देख लीजिए। पैरेलल के केस में अगर इसका पैरेलल कंपोनेंट देखिएगा, ई पैरेलल आपने क्या लिखा था, ई पैरेलल आपने लिखा था के एक्स बाई लैम्डा, के एक्स बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये बताइए cos θ2 θ1 बोथ आर 90 डिग्री, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इट विल बी 0। क्या आपको मिल जाएगा, इट विल बी 0। इस तरह आपने क्या निकाला, आपने एक वायर लिया, उसका इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, सेमी फाइनाइट लेंथ का वायर लिया, एक फाइनाइट लेंथ का वायर लिया, तीनों का ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए जेईई मेंस और नीट के लिए, इतना आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मान लो इसका डेरिवेशन तो नहीं बताएंगे, फॉर्मूला देखिए। हमारे पास एक लिखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर ठीक, आपने क्या लिया, ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, और ये वायर पॉजिटिवली चार्ज, इस पे क्यू चार्ज दिया गया है, ये मान लीजिए रेडियस आर है, और ये एक्स डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे। तो ये बताइए, आप इसको बता सकते हैं, दिस इज व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो ये भी वही होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ सिंपल आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने क्यू चार्ज पे रखा है, तो E कैन बी रिटन एज के क्यू, क्या लिखा आपने, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, क्या हो गया 3/2। लेकिन किसी ने कह दिया सर आप एक्सिस क्यों निकालना है, आप जरा सेंटर निकालिए। तो किसी ने क्या कहा, एट सेंटर क्या होगा, जरा इसको देखिए, एट सेंटर एक्स विल बी व्हाट, एक्स विल बी 0। तो जब हम एक्स को 0 कर देंगे क्या होगा हमारा, एक्स क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर है और उस पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस क्या है, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेंटर की तरफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगेगी उतना ही इधर से लगेगी, जितना इधर से भी लगेगी उतना इधर से लगेगी, सब तरफ से इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। यही तो हमने आपको बताया है, कोई नई चीज थोड़ी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सिस, एक्सिस आपने क्या निकाल लिया, एट दिस एक्सिस क्या है
के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 एंड एट द सेंटर क्या है, एट द सेंटर इज 0। मान लो हमारे पास एक कोई आर्क दिया, क्या दिया है, एक आर्क है। ये कोई जरूरी नहीं कि सेमी सर्कुलर हो, वो कोई भी एंगल बनाता। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है एंड चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, और कहता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताया है क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब ये इसका आर्क सर्किल बड़ा था, उसका सेंटर कहाँ, मान लो सेंटर CO पे है, ठीक। किसी ने कहा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, आपने क्या कहा, ठीक हम एक काम करते हैं, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, सेंटर से ये भी थीटा हो गया, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, इट इज द रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल आएगा, इसको आप याद रखिएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ थीटा नॉट। क्या हमने कहा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर, एंगल न 90 डिग्री है, न 180 डिग्री है, न 270 है, न 360 है। उसका सिंपल तरीका है, इस तरह आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान भी है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। उसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज डिस्क है, भाई तो वायर था, तो वायर का तो लेंथ होगा, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज डिस्क, किसी ने क्या कहा, अगर दिस होगा तो इट हैज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने क्या कहा, चार्ज डिस्क इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज डिस्क है एंड दिस डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, ये देखिए, ठीक। इस पे हमने क्या कहा कि सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि आपका लैम्डा क्या होगा, यहाँ लैम्डा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा क्या होगा, चार्ज बाई एरिया, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, सिग्मा हो गया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज दिस एट इट्स सेंटर, ठीक। लेकिन किसी ने कहा मान लो इन केस इफ एक्स इज वेरी वेरी मच देन आर, मतलब जो आपका डिस्क है उससे जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्वांटिटी तो अपने आप जीरो हो गई। जब एक्स को नेग्लेक्ट, ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट सीट, तो आप ये भी याद रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नेक्स्ट आइए, आपने क्या पढ़ा, एक वायर का कारण पढ़ा, आपने उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी था, उसके बाद आपने एक डिस्क पढ़ा जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था। अब जरा स्फीयर पे आइए, क्या है, स्फीयर, कौन सा स्फीयर कैसा है, स्फीयर इज कंडक्टिंग और इट में बी हॉलो और सॉलिड। क्यों हमने कहा हॉलो अगर रहेगा तो ऑल द चार्जेस विल रिसाइड ऑन द सरफेस, लेकिन सॉलिड भी रहेगा तो उसमें भी चार्ज कहाँ रहेगा, चार्ज विल कंडक्टिंग रहेगा, इट विल कम टू द सरफेस। इसलिए दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या है, जैसे
हमारे पास एक ये मान लो सॉलिड या हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस पे चार्ज क्यू दिया गया है एंड दिस चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इससे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो स्मॉल आर हमने ले लिया, स्मॉल आर वेरी मच लेस देन कैपिटल आर, हमने एक छोटा सा ये ले लिया अंदर में, इसको बोला स्मॉल आर। तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। लेकिन वही हमने कहा इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन r, तब यहां फॉर्मूला बदल जाएगा, E क्या हो जाएगा, E कैन बी रिटन एज k q बाई कैपिटल Q ले लो, q बाई r स्क्वायर या x स्क्वायर, हमने r स्क्वायर क्या हो गया, ऑन द सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जीरो क्या है, कोई वहां चार्ज ही नहीं है, और आउटसाइड क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह ये कंडक्टिंग हो या अगर मान लो ये सॉलिड भी होता और कंडक्टिंग है तो ऑल द सरफेसेस विल गो टू द सरफेस एंड इट विल बिहेव एज ए थिन स्फेरिकल सेल। क्या हमने कहा, कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, जो स्फेयर है कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, हॉलो से, और क्या हो जाएगा, थिन स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर हो जाएगा। ठीक, लेकिन किसी ने कहा सर अगर नॉन कंडक्टिंग हो, मान लीजिए हमारा जो स्फेयर है ये नॉन कंडक्टिंग है, क्या है, इट इज नॉन कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्या हमने कहा। हाँ, उसके बाद अब जरा आप नॉन कंडक्टिंग का देख लीजिए, नॉन कंडक्टिंग क्या होगा, फिर वही बना, ये स्फीयर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आर है। ठीक है, अब ये बताइए सेंटर पे तो जीरो था, लेकिन ये क्या होगा, ये पहले थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये राइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसमें क्या हो रहा है, ये पहले राइज करेगा ऐसे सीधा स्ट्रेट, उसके बाद ये करता था, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर दूर जाएंगे नंबर ऑफ चार्जेस इंक्लोजिंग द स्फीयर विल इंक्रीज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जैसे ही आप उसके बाहर जाएंगे क्या होगा, ये घटने लगेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि फॉर्मूला लिखाए थे ना, आपको हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, अंदर का हमने लिखाया था, यहाँ का फॉर्मूला E इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल आर बाई के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू। मतलब आप इससे क्या कंक्लूड किए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां हमने क्या लिखाया था इसके लिए, E इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब आउटसाइड द स्फीयर इट इज फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इतना आप एक बार देख लीजिए। और जो आप लोग जिन लोगों ने हमारा इसके पहले का वीडियो चार्ज पे नहीं देखा उसको भी देख लेंगे। इतना पढ़ने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के जेईई मेंस और नीट के ज्यादातर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।